मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 10th क्लास लेसन नंबर 9 ये बच्चों आपका चला हुआ है। इसमें हम पहुंच गए हैं लिंग निर्धारण, जिसको इंग्लिश में सेक्स डिटर्मिनेशन कहा जाता है। बच्चों क्या कहा जाता है? सेक्स डिटर्मिनेशन। और लिंग निर्धारण का मतलब होता है कि लैंगिक जनन से पैदा होने वाली जो संतानें हैं, जो मेल और फीमेल के द्वारा पैदा होती हैं, वो लड़की के रूप में होती है या लड़के के रूप में होती है। अर्थात पैदा होने वाला जो बच्चा है वो लड़की होगा, लड़का होगा, नर होगा या मादा होगा। तो इसको हम किस प्रकार समझ सकते हैं, ये इसमें आपको समझाया जाएगा। चित्र आप देख रहे हैं, चित्र के बारे में आप समझ लीजिए। मेल और फीमेल, मेल से युग्मक बनते हैं। मेल में क्या बनते हैं बच्चों? युग्मक, जिसको इंग्लिश में गैमेट्स कहते हैं। मादा से ओवा बनता है। जो मेल के गैमेट्स होते हैं, युग्मक होते हैं, वो एक्स वाई के रूप में होते हैं। किस रूप में होते हैं बच्चों? एक्स वाई के रूप में होते हैं। और जो फीमेल के अंदर होते हैं वो एक्स एक्स के रूप में होते हैं। तो यहाँ पर आपको ये समझने की बात होगी कि यदि मेल का एक्स गैमेट फीमेल के एक्स ओवा से फ्यूज होता है, अर्थात उसका संयुग्मन होता है, जुड़ता है, तो एक्स एक्स मिल कर के फीमेल अर्थात लड़की पैदा होती है। अगर मेल का वाई गैमेट फीमेल के एक्स ओवा से संयुग्मन होता है या मिलता है, तो जो संतान पैदा होती है बच्चों, वो नर अर्थात लड़का होता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि मेल ही तय करता है या मेल के गैमेट ही तय करते हैं कि जो जन्म लेने वाला बच्चा है वो नर होगा या बच्चों मादा होगा, मेल होगा या फीमेल होगा, अर्थात लड़का होगा या लड़की होगी। ये सब किस पर निर्भर है? मेल के गैमेट्स से पर ही निर्भर है। इसको समझना चित्र में, और थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इस बात की हम चर्चा पहले ही कर चुके हैं कि लैंगिक जनन में भाग लेने वाले दो एकल जीव किसी न किसी रूप में एक दूसरे से भिन्न होते हैं, जिसके कई कारण हैं और दोनों भिन्न भी होते हैं, एक जैसे नहीं होते। नवजात का लिंग निर्धारण कैसे होता है? जो बच्चा पैदा होता है उसका लिंग निर्धारण कैसे होता है? अर्थात मेल या फीमेल, लड़का या लड़की। अलग अलग स्पीसीज इसके लिए अलग अलग युक्ति अपनाते हैं। कुछ पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर करते हैं, इसलिए कुछ प्राणियों में, जैसे कुछ सरीसृप, लिंग निर्धारण निषेचित अंडे युग्मक के ऊष्मायन ताप पर निर्भर करता है। संतति नर होगी या मादा। ये सूक्ष्म जीवों में या बच्चों जो निम्न श्रेणी के जीव हैं उनमें आपको बताया गया है, चाहे उसमें सरीसृप वर्ग के हों, घोंगे जैसे कुछ अन्य जीव हों, जो लिंग में अपना निर्धारण किस प्रकार करते हैं। यहाँ पर समझना जो जरूरी है कि जनक जीवों से वंशानुगत जीन ही इस बात का निर्णय करते हैं कि संतति लड़का होगा अथवा लड़की होगी। नेक्स्ट पेज पर बच्चों। चैप्टर में हमारे वाले नोट्स हो गए, अब फिर दूसरे परंतु अभी तक हम मानते रहे हैं कि दोनों जनकों से एक जैसे जीन सेट संतति में जाते हैं। यदि यह शाश्वत नियम है तो फिर लिंग निर्धारण वंशानुगत कैसे हो सकता है? इसकी व्याख्या इस प्रकार इस तथ्य में निहित है, या इस प्रकार हम कर सकते हैं कि मानव के सभी गुणसूत्र पूर्ण रूपेण युग्म नहीं होते। मानव में अधिकतर गुणसूत्र माता और पिता के गुणसूत्रों के प्रतिरूप होते हैं। मानव में या व्यक्ति में जो गुणसूत्र होते हैं बच्चों, वो माता पिता के गुणसूत्रों के प्रतिरूप ही होते हैं। इनकी संख्या 22 जोड़े होती है, परंतु एक युग्म जिसे लिंग सूत्र कहते हैं, जो पूर्ण जोड़े में नहीं होता। अर्थात 22 तो जोड़े होते हैं, किंतु 22 जोड़े जो 23वां जोड़ा है वो लिंग
गुणसूत्र होते हैं, उसको हम वाई से प्रदर्शित करते हैं। स्त्री में गुणसूत्रों का पूर्ण युग्म होता है तथा दोनों एक्स कहलाते हैं। इनमें पूर्ण युग्म होता है, दोनों एक्स कहलाते हैं, एक्स के रूप में होते हैं। बच्चों ये अभी मैंने वीडियो में आपको बताया था कि जो नर में होता है वो एक्स वाई के रूप में होता है, फीमेल के अंदर या मादा के अंदर ये एक्स एक्स के रूप में होता है। तो एक्स एक्स में जो मादा के अंदर गैमेट्स होती है, क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स के जोड़े वो पूर्ण होते हैं, किंतु पुरुष के अंदर ये 22 जोड़े एक्स होते हैं और एक जो गुणसूत्र लिंग सूत्र होता है जो संतति में मेल और फीमेल होने का निश्चय करता है या निश्चित करता है, वो वाई गुणसूत्र होता है। अर्थात उसमें 23 जोड़े होते हैं, 22 जोड़े समान होते हैं, एक जोड़ा अलग होता है जिसको लिंग सूत्र के नाम से बच्चों जानते हैं, जो एक्स वाई के रूप में हम इसको निरूपित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, जिसे वाई गुणसूत्र कहते हैं। स्त्रियों में एक्स एक्स और पुरुषों में वाई गुणसूत्र होते हैं। ठीक है बच्चों, अतः अब हम एक्स और वाई का वंशानुगत पैटर्न पता कर सकते हैं कि किस प्रकार एक्स गुणसूत्र और वाई गुणसूत्र का जो है निर्धारण नेक्स्ट जनरेशन में होता है। अभी आपको बताया गया था चित्र के माध्यम से कि किस प्रकार से अगर एक्स गैमेट एक्स से संयुग्मन होता है तो मादा लड़की पैदा होती है, अगर वाई से नर के वाई क्रोमोसोम से जो फीमेल का एक्स क्रोमोसोम्स है उसका संयुग्मन होता है या निषेचन होता है तो नर पैदा होता है, अर्थात लड़का पैदा होता है। इसको आसानी से हम जो है इसमें समझ सकते हैं। सामान्यतः अपने आधे बच्चे लड़के तथा आधे लड़की हो सकते हैं। सभी बच्चे चाहे वह लड़का हो अथवा लड़की अपनी माता से एक्स गुणसूत्र प्राप्त करते हैं। अतः बच्चों का लिंग निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें अपने पिता का किस प्रकार का गुणसूत्र प्राप्त हुआ है। जिस बच्चे को अपने पिता से एक्स गुणसूत्र वंशानुगत होता है तो वह लड़की, एवं जिसे पिता से वाई गुणसूत्र वंशानुगत होता है तो वह लड़का पैदा होता है। अब आप बच्चों इसको अच्छे ढंग से समझ गए हैं कि ये सब निर्भर पिता के क्रोमोसोम्स पर होता है कि अगर एक्स क्रोमोसोम्स माता के एक्स क्रोमोसोम से मिलता है तो लड़की पैदा होती है, अगर पिता का वाई क्रोमोसोम माता के एक्स क्रोमोसोम से मिलता है तो लड़का पैदा होता है। ठीक है बच्चों, ये सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में इसमें आपको बताया गया था। आगे हम बढ़ रहे हैं, विकास, डेवलपमेंट कैसे होता है, डेवलपमेंट की क्या प्रक्रिया है। हमने देखा है कि जनन प्रक्रिया में भिन्नता को प्रवृत्ति अंतर्निहित होती है, भिन्नता की प्रवृत्ति अंतर्निहित होती है। अर्थात भिन्नता का मतलब होता है बच्चों कुछ अलग से लक्षण दिखाई देते रहते हैं संतानों के अंदर, चाहे वो पेड़ पौधों की बात हो या जो है जीव जंतुओं की बात हो, मानव की बात हो, तो जो उच्च श्रेणी के हैं या निम्न श्रेणी में हों, सभी में जो भिन्नता आ जाती हैं वो हमें कुछ भिन्नता की जो प्रवृत्ति होती है उससे हमें कुछ विकास दिखाई देता है। डीएनए प्रतिकृति में त्रुटियां एवं लैंगिक जनन दोनों से उत्पन्न होती हैं। आइए इस प्रवृत्ति के कुछ परिणामों का हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम सोच सकते हैं कि वह किस प्रकार से जो है विकास होता है, चाहे वो डीएनए की प्रतिकृति में कुछ विकारों के द्वारा हो, त्रुटियों के द्वारा हो, किसी के भी द्वारा हो, तो इसमें जो है कुछ हमें नया विकास जो दिखाई देता है वो दो चीज़ों पर निर्भर करता है। तो डीएनए की प्रतिकृति पर, क्योंकि अपने आप ही कुछ ऐसी उसमें त्रुटियां आ जाती हैं जो नेक्स्ट पीढ़ी में वो दिखाई देती हैं, जिसको हम विकास मान लेते हैं। सोचे कि 12 ये एक उदाहरण इसमें दिया गया है। सोचे कि 12 साल मृगों का एक समूह है, 12 लाल जो बेटल्स होते हैं, भ्रंग होते हैं। दोबारा इसको आप बच्चे समझिए कि सोचिए कि 12 लाल भ्रंगों का एक समूह है, या आप इसको भी ऐसे भी समझ सकते हैं कि बच्चों जैसे मक्खी होती है, मक्खी सभी बच्चों ने देखी होगी, और उस मक्खी में सभी जो उनका झुंड है उसमें सभी का कलर एक जैसा दिखाई देता है, एक जैसा रंग रूप दिखाई देता है, किंतु अचानक अगर हम उसका 1-2 पीढ़ी अध्ययन करते हैं तो अचानक उसमें हमें अलग अलग तरीके की मक्खियाँ दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं, अचानक परिवर्तन आ जाते हैं।
जो मक्खी के साथ साथ इसमें ये एक अन्य उदाहरण दिया गया है कि 12 लाल भृंगों का एक समूह है। वे हरी पत्ती वाली झाड़ियों में रहते हैं। उनकी समष्टि लैंगिक प्रजनन द्वारा वृद्धि करती है और विभिन्नताएं उत्पन्न हो सकती हैं। हम इसकी भी कल्पना करें कि कोई भृंग को खाते हैं। कोई जितने भृंग खाएंगे, ये कीट पतंगों की एक जाति है जो पेड़ पौधों पर रहते हैं, पत्तियां खाते हैं, उतने कम भृंग जनन के लिए उपलब्ध होंगे। अतः हम अन्य परिस्थितियों की कल्पना करें जो इन भृंगों की समष्टि में विकसित हो सकती हैं, क्योंकि इनको कोई खाते हैं, कोई इनको खाना शुरू कर देंगे, भृंगों की संख्या कम हो जाएगी, उतने ही उनमें जनन प्रक्रिया भी कम हो जाएगी। नेक्स्ट पेज पर बच्चों, प्रथम स्थिति में जनन के दौरान एक रंग की भिन्नता का उद्भव हो सकता है। मैंने आपको मक्खी के बारे में बताया था कि अचानक अलग तरीके की मक्खियाँ पैदा हो जाती हैं, किंतु इसमें भी वही स्थिति है कि हमें जो है अलग रंग रूप के भृंग दिखाई देते हैं, जब जिसके समिष्ट में लाल के बजाय एक हरा भृंग दिखाई देता है। पहले तो वो लाल होते हैं, किंतु फिर अचानक ही हमें हरे रंग का दिखाई देना शुरू हो जाता है। हरा भृंग अपना रंग अपनी संतानों को आहरित करता है, अर्थात वंशागत करता है, भेजता है, जिसके कारण उसकी सारी संतति का हरा रंग हो जाता है। कोई हरी पत्तियों को झाड़ियों में हरे भृंग को नहीं देख पाते, अतः उन्हें नहीं खा सकते। उन्होंने क्या कर लिया बच्चों, उन्होंने वातावरण के अनुसार, क्योंकि वे हरी पत्तियों पर ही अपना जीवन यापन करते हैं, और उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए या अपने जीवन को बचाने के लिए या अपनी संतति को बचाने के लिए अपने रंग को अपने आप ही चेंज कर लिया और हरा ही रंग हो गया, क्योंकि लाल रंग के स्पष्ट दिखाई दे जाते थे, किंतु हरे रंग के हरी पत्तियों के कारण स्पष्ट नहीं दिखाई देते, और कौवे ना पहचानने के कारण वो आराम से जो अपना जीवन यापन पत्तियों को खाकर करते रहते थे, और कोई उनका शिकार नहीं कर पाते थे। इस तरीके से उन्होंने अपने आप को विकसित कर लिया, अपने आप को बचा लिया, अपनी संतति को बचा लिया, अपने वंश को बचा लिया। तो इस तरह जो हैं ये ऐसे कुछ उदाहरण देखने में आते हैं कि कई जीव जंतुओं ने अपने को वातावरण के अनुसार एडजस्ट करने के लिए, अनुकूलित करने के लिए उसमें कुछ परिवर्तन आए, अचानक परिवर्तन आए, और ये अचानक परिवर्तन ही नई जातियों के विकास का आधार बने, जिनको हम विकास कहते हैं। कि उन्होंने लाल रंग को अपने आप ही समाप्त कर दिया और हरा रंग उनमें बन गया, जिसके कारण वो हरी पत्तियों में छिप जाते थे, और कोई उनको देख ना पाने से उनका वंश सुरक्षित हो गया, उनकी संतानें सुरक्षित हो गई। इस तरीके से जीवों के अंदर हम आसानी से समझ सकते हैं कि विकास कैसे होता है, और उन्होंने अपने आप को वातावरण के अनुसार बच्चों कैसे ढाल लिया। तो ये आपने अभी इसका अध्ययन किया है कि विकास जीवों के अंदर किस प्रकार हुआ है। नेक्स्ट जो इसमें है, उपार्जित एवं अनुवांशिक लक्षण, कि उपार्जित लक्षण किसे कहते हैं और अनुवांशिक लक्षण बच्चों किसे कहते हैं। इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको भेजा जाएगा। वीडियो आप देखते रहें, पढ़ते रहें और समझते रहें, जिससे आप इसको अच्छी तरह समझ लें और आगे बढ़ने में आपको कोई परेशानी ना हो। किंतु अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप स्कूल में संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।